नमस्कार। आज आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे एक सैनिक को इस सम्मान के लिए यहाँ आमंत्रित किया। आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी फैकल्टी, आपके चांसलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जितने महानुभाव यहाँ पर हैं और जो जिन सैनिकों के परिवारों से जो साथ में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार कि मुझे अपने इस परिवार में शामिल होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जो यंग बच्चे मेरे नज़रों के सामने एनसीसी यूनिफॉर्म में, कॉलेज की यूनिफॉर्म में, आप सबको देख के एक वही जोश आ रहा है कि जैसे आज से 24 साल पहले था। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और लोगों से सुना है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज का दिन हर इस शब्द को चरितार्थ करता है। हर बरस हम अपने शहीदों को याद करते हैं, बल्कि हर पल हमें अपने उन सेनानियों को याद रखना चाहिए जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, और ऐसे ही अनेकों युद्ध लड़ने के बाद हर बार दुश्मनों को हराते हुए विजय प्राप्त की है। और ऐसे ही एक समय में आज से 24 साल पहले 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, हम वो कुछ खुशकिस्मत लोग थे जिन्हें वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने कंधों पे सितारे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, और ऐसा मौका मिला कि देश के लिए लड़ने का मौका भी मिला। मई के पहले हफ्ते में जब पता चला कि कुछ गडरिए, कुछ ऐसे पहाड़ों में कुछ लोग आ गए हैं, उनकी टोह लेने के लिए जिस प्लाटून को पहले चुना 16 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, और ऐसा मौका जहां मैं अपने अधिक 15-20 कमांडोज के साथ में आगे बढ़ रहा था। पता नहीं था कि पाकिस्तानियों के साथ में हमला होगा। बटालिक सेक्टर में हम कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी ताकत होती है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई सारे ऐसे मौके देखे होंगे कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कुछ आपको रोक रहा है। हमें नहीं पता था कि वो जो एक एक मिनट जो बीत रहा है वो हमारी ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। 12 किलोमीटर ऊपर जब हम पहुंचे, अचानक तीन तरफ से पाकिस्तानियों ने हमारे पर हमला किया। लगभग 100-120 पाकिस्तानी तीन तरफ से हमारे पे हमला कर रहे थे, और ऐसे में मैं 15 कमांडोज के साथ उनका मुकाबला किया। तभी एक जवान घायल अवस्था में नाले के वहाँ से पार इस तरफ आने लगा। एकदम जैसे ही रोका उसे हमने, और बोला सब खत्म हो गया, सब मर गए, कमांडोज आ गए। वो बिल्कुल बेतहाशा था और मेरा बेस्ट पिस्टल फायर था। उसके 2 मिनट बाद एक और जवान पत्थरों के सहारे आया, 4 गोलियां उसके शरीर में लगी हुई थी। मैं पूछा क्या हुआ? बोला सब खत्म हो गया, सब मर गए। ऐसे में रात हो गई, और उस जगह जहाँ जब नाला था, उस एक लकड़ी का पुल था, वहाँ मशीन गन्स हमने लगा रखी थी। थोड़ी देर के बाद अचानक वहाँ हरकत होती है। जैसे ही मैं अपनी बंदूक से गोली चलाने लगता हूँ तो एकदम से आवाज़ है सर। पता चला वो मेरा जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ था। पल भर, 1 सेकेंड के अंदर जिंदगी और मौत। जैसे ही उनको बाहर निकाला, उन्होंने बताया कि 3 जवान घायल अवस्था के अंदर ऊपर पाकिस्तानियों के नीचे नाले में रुके हुए हैं, गिरे हुए हैं। रात 1:30-2 बजे रेंगते हुए, और जब मुझे पता है पाकिस्तानी हमारे ऊपर बाइनोकुलर्स और नाइट विजन गॉगल से निगाह रखे हुए हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर मैं पता था किसी भी समय हमारा आखिरी वक्त हो सकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा, एक झाड़ियों में एक बंदा बैठा हुआ है, बंदूक उसके पास है। अब फैसला मुझे करना था कि मैं उसे गोली मार दूं या उसे बुला के देखूं, हो सकता है पाकिस्तानी हो। हिम्मत करके और आगे बढ़ा, हाथ में बंदूक में ट्रिगर लगा के दबाने वाला था। मैं आवाज़ निकाला पदम।
क्योंकि मेरा वो हवलदार पदम नाम था उसका। 2 बार फुसफुसाया, उसकी वहाँ से आवाज़ नहीं आई। न जाने क्या वो शक्ति थी उस पल। उसके नज़दीक पहुँचा तो बस वो आखिरी सांस ले रहा था। उसका शरीर गोलियों से छलनी था, पैर निष्क्रिय हो चुके थे, चेहरे पे मुस्कान थी। बस उसने एक शब्द कहा, मुझे पता था मुझे लेने आओगे। तो मेरे हाथों में उसने दम तोड़ा। वो बेस्ट फायरर था हमारा, और उसे पता था कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथी, मेरे ऑफिसर मुझे वापस जरूर पहुंचाएंगे। ये कारगिल लड़ाई की सबसे पहली शहादत थी। साथ में हवलदार तो वो जो मंजर है, आज भी 24 साल बीत गए, लेकिन आज लगता है कि आज ये हो रहा है। हम वहाँ लड़ते रहे किसी तरह से, जब तक मैं उसको खींच के लेने लगा। आपको पता है, एक किसी कैजुअलिटी को उठाना अपने से 4 गुना वजन उठाने जितना होता है। घायल इंसान को लेकर उसे किस तरह से पत्थरों के साथ खींचते खींचते उसको नीचे लेके आया, और आके मेरे जवानों को हैंड ओवर किया कि इसे नीचे पहुंचाया जाए बॉडी को। और फिर हम आके लड़ते गए 7 दिन तक, भूखे प्यासे पाकिस्तानियों से लड़ते रहे। हमने अलग अलग जगह अपने आप को फैला लिया ताकि थोड़ी थोड़ी हम फायरिंग करें और पाकिस्तानियों को ये पता लगे कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। एक एक पाकिस्तान की पोजीशन, उनकी मोटर पोजीशन, उनके गन पोजीशन और कमांड पोस्ट का रेडियो सेट पे पीछे कमांडर्स को खबर देते रहे। वो उस हिसाब से मार्किंग करते रहे, और ऐसे हमारे रिइंफोर्समेंट करने के लिए गुरखा रेजिमेंट आए। गुरखा रेजिमेंट जब वहाँ पहुँची, तब मैं किसी तरह से मेरे 2 और जो जवानों की बॉडी थी उनको निकाल के यालदौर एक जगह है वहाँ पहुँचा। एक और बहादुर बच्चा, पता नहीं उसके अंदर क्या ताकत थी, तुम्हारी उम्र का, आया, बोला कि सर मैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। मैं उससे गले लगाया, आप कैप्टन सांगवान हैं? मुखर्जी जी, सर हमें पता है कि सबसे आपके आखिरी पोस्ट में सबसे ऊपर आप हैं, आपके आगे कुछ नहीं है। मैं कहा हाँ सही है, और ये दुश्मन की सारी पोजीशंस की मैंने मार्क कर रखी है, ये ऐसे है। वो बोला कि हमें पता है पिछले 7 दिन से आप लड़ रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिंदगी में पहली बार मिला वो साथी, वो कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहा मनोज, अगर तू कुछ कर सकता है मेरे लिए तो ये मेरे जवान की जो बॉडीज हैं इनको इनके घर तक पहुँचा दे, क्योंकि मैं इनको वादा करके लाया था कि किसी भी तरह, किसी भी हर हाल में तुम्हें वापस पहुँचाऊँगा। वो कुछ नहीं बोला, उस आंखों में आंखें डाल के कहा सर ये आपके नहीं, मेरे जवान। वो एक उस पल में उसने मुझे झकझोर दिया। मैं उसे गले लगाया और अपने जवानों को लेकर नीचे उतरा। मुझे नहीं पता था कि दोबारा कभी वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ महीने बाद पता लगा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे बटालिक सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, परमवीर चक्र प्राप्त। ऐसी ऐसी कहानियां जो जिंदगी में कभी हमने सोची नहीं थी, जिनके साथ हम गए हैं। कितने जाएंगे वापस, कितने आएंगे पता नहीं। आज हम साथ में खाना खा रहे हैं, अगली बार खाना खाने मिलेगा नहीं मिलेगा। नीचे उतरते समय जब बहुत जोर पहाड़ से ऊपर नीचे गिरा तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। डॉक्टर्स ने बटालिक कारगिल हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। एडमिट हो गए, तब तक पता चला कि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट अपने जवान के साथ में ऊपर पोस्ट पे गए थे और उनको जिंदा कैप्चर कर लिया है। कारगिल में अलग से लड़ाई चल रही है। द्रास सेक्टर के अंदर 18 ग्रेनेडियर्स आ गए, हमला हो रहा है, और पूरे 140 किलोमीटर के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठ पता चल चुका था। जब हम बटालिक सेक्टर में गए थे हमें नहीं पता था कि आगे वहाँ क्या होने वाला है, मगर जब 7-8 दिन जब वापस लौट के आए तो पूरा मंजर बदल चुका था। डॉक्टर से मैंने एक रिक्वेस्ट की कि तुम कितने दिन मुझे साथ ठीक कर सकते हो।
बोले कैप्टन सांगवान आपको कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगेगा, रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी और घायल हो। किस्मत से मैं उस डॉक्टर को जानता था, उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको सिर्फ 48 घंटे का समय देता हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए। मेरी पलटन, मेरी बटालियन वहाँ लड़ रही है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा किसी भी हालत में आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, डॉक्टर्स ने अपना काम किया। 48 घंटे बाद दूसरी रात को 1:30-2 बजे हॉस्पिटल के बाथरूम की खिड़की से निकल के मैं अपने बड़ी से कहा कि आप मुझे कारगिल के ब्रिज पे मिलना, और मैं हॉस्पिटल से भाग आया। वहाँ बोफोर्स गन अटैक पे जा रही थी द्रास की तरफ कारगिल से। बोफोर्स गन के साथ में स्कैनिया होता है, उसके साथ बैठ के सुबह 5:30-6 बजे पाकिस्तानी की हेवी फायरिंग होते समय कि जहाँ से जिस जगह से हमारी गाड़ियाँ जा रही थी, पाकिस्तानी लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे थे, एक भी कोना छोड़ा नहीं था, कोई भी गाड़ी दिखती वहीं को उड़ा देते थे। ऐसी कंडीशन के अंदर जब लाइट बंद करके एक तरफ सिंधु नदी है, नदी के एक तरफ पहाड़ है और किस तरह से वो गाड़ियाँ चल रही थी, पहली बार उस इलाके में जा रहे थे। बोले साहब कैसे आगे निकले? मैंने कहा चिंता मत कर, मैं आगे चलूँगा तुम्हारे। अंधेरे में लाइट्स बंद करके मैं उस गाड़ी के 10 कदम आगे चलता रहा। 300-400 मीटर का पैच जहाँ पाकिस्तान मारता है, वहाँ से क्रॉस करके जैसे ही मैं सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँचा, मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी पलटन के लिए लड़ने के लिए वापस यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि मेरी बटालियन द्रास में थी और सारे उस समय पूरे ऑपरेशन लॉन्च हो रहे थे। मगर तब तक हॉस्पिटल वालों ने खबर पहुँचा दी द्रास में मेरे कमांडिंग ऑफिसर के पास में कि एक ऑफिसर यहाँ से हॉस्पिटल से भाग गया है। जब मैं द्रास से गया था बटालिक सेक्टर में 8 दिन पहले, तब हरा भरा द्रास था, और 8 दिन बाद जब वापस आया तो पूरा बर्बाद हो चुका था। ऑयल डंप्स जल चुके थे, सब के सब बंकर्स में रहने लग गए थे। इतनी गोला बारूद पाकिस्तान ने हमारे पे गिराई थी जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं पहुंचा, सैल्यूट किया कि जय हिंद सर, मैं आ गया हूँ। और पहुंचते ही मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी पलटन वापस आ गया हूँ, और मेरे सीओ साहब ने मुझे जम के लताड़ा कि हाउ डेयर यू कम, हाउ डेयर यू लीव द हॉस्पिटल, सब कुछ बताया। मैं घबरा गया कि मैंने क्या किया, मगर मुझे तो मेरी पलटन, मेरी बटालियन, मेरी कंपनी, मेरे जवान वापस बुला रहे थे, मुझे वापस आना ही था। और ऐसे में मैं सैल्यूट करके जब पीछे मुड़ के चलने लगा तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने एक बात कही जो आज तक मेरे जहन में घूम रही है। He said, I expected this thing from you only. वो एक पल था कि इस आदमी को पता है कि मेरी कंडीशन क्या है। इनके पास खबर थी कि मैं 10 दिन तक उठने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी ये हॉस्पिटल से भाग कर आया। और फिर वो मेरा कमांडिंग ऑफिसर कहता है कि आई एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू। तो मुझ में ऐसा एक जोश आया कि एक आर्मी ऑफिसर के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर एक पिता की तरह होता है पलटन में, और ऐसे जो लड़ाई के माहौल में उसको एक एक जवान की, एक एक ऑफिसर की कितनी ज़रूरत है, उस चीज़ को हम महसूस किया। और जब मेरा कमांडिंग ऑफिसर एक पिता समान, जब वो देखता है कि उसका बच्चा हॉस्पिटल छोड़ के वापस आए लड़ाई लड़ने के लिए अपने जवानों के साथ में, तो उसे कितनी खुशी हुई होगी। आज भी जब कभी मिलते हैं हम सिर्फ गले में मिलते हैं और कुछ मिनट तक बात नहीं करते। ऐसे में तब तक टोलोनिंग के ऊपर हमला शुरू हो चुका था। 18 ग्रेनेडियर्स आगे बढ़ रही थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी। तो तब कर्नल कुशाल ठाकुर CO 18 ग्रेनेडियर्स को आगे बढ़ने का जो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे कहा कि आप बिम्बट जहाँ, यदि आप लोग कभी कारगिल द्रास कभी जाना हो तो जो वॉर मेमोरियल है बिम्बट जगह, वहाँ से ऊपर रास्ता जाता है। मैं वहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा बेटा तुम्हें रास्ता पता है? ऐसे कि जी सर, मैं चलता हूँ साहब। चुपचाप अपने बड़ी के साथ में कुशाल ठाकुर 18 ग्रेनेडियर्स के साथ में आगे चल पड़ा। और जैसे ही यहाँ बंकर, जो पाकिस्तानी बंकर के नज़दीक में पहुँचे, तो वहाँ कुशाल ठाकुर साहब ने कहा कि बेटा ठीक है, अभी आप चलिए, अब अटैक यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तभी मेरे साथी जो था उसने कहा साहब
डॉक्टर्स ने तो इनको हॉस्पिटल से निकलने के लिए मना किया था और ये यहाँ तक चढ़ के ऊपर आ गया। तो बोला बेटा तुमने बताया क्यों नहीं? मैं कहा सर बताता कैसे, हम लड़ाई में ऊपर चढ़ रहे हैं, बताता कैसे और क्यों बताता? आप मुझे वापस जाने के लिए यहाँ से मत करिए, मुझे ऊपर साथ में ले जाइए। मैंने कहा आपका टास्क अलग है, हम अटैक पे जा रहे हैं, इसके बाद न जाने मिले ना मिले। उस लड़ाई में मेजर आदरकारी और 2 IC 18 ग्रेनेड्स शहीद हुए। वापस कुछ दिन बाद उनकी बॉडीज मिली। ऐसे एक एक करके जो वाकये होते गए, वो इतना मन में गुस्सा, इतना मन में जोश लेके आते थे कि पता नहीं किस तरह से हम इनको पाकिस्तान में ख़त्म कर दें। यहाँ से -20 -30 डिग्री के टेम्परेचर, जूते फट चुके थे, भूख प्यास से हम वहाँ लड़ रहे थे। राशन की जगह हम मांगते थे कि हमें अधिक से अधिक गोला बारूद मिल जाए ताकि हम ऊपर चल जाए। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। ट्रेनिंग में जिसने अच्छा पसीना बहाया वो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे आपके NCC में हो। जो ताकत हमारे इस यूथ में है, आप में ताकत है, वो पूरे देश की ताकत है। आज आप सब यहाँ बैठे हो, कल को यहाँ से निकल के पूरे देश और दुनिया में फैलोगे, इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करोगे। जैसे हम अपने अपने स्कूल का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का, अपनी एकेडमी का नाम रोशन करते हैं। तो ये जो जज्बा देशभक्ति का हमारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बच्चों में, आपकी उम्र में, वो उस तरह से एक जनरेशन से अगली जनरेशन, क्योंकि मेरी बेटी 24 साल की है। जब मैं 1971 में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। किस्मत देखिए, जब मैं लड़ाई लड़ रहा था 4 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई। संयोग है कि मेरे पिताजी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं पैदा हुआ, जब मैं लड़ाई लड़ रहा था मेरी बेटी पैदा हुई। किस्मत का चक्र है। तो ये एक के बाद एक जनरेशन में ये ट्रांसफॉर्म होता है। और आपकी जो जनरेशन आज आप इस दिवस पे इकट्ठे हुए हैं, यही कुछ ऐसी बातें, यही कुछ कहानियां और यही कुछ जज्बे आपके साथ शेयर करेंगे। तो सुनते सुनते जब ऐन वक्त आता है तो ये सब बातें बहुत काम आती हैं। हमें पता था कि हम ट्रेंड कमांडोज हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं। और ऐसे में जब देश के लिए लड़ रहे होते हो तो मारने काटने में कोई डर नहीं लगता। और हमने उनको इसलिए मारा, हमने इसको काटा क्योंकि वो मेरे साथियों के साथ, मेरे देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। जब विक्रम बत्रा 5140 के पर आखिरी पहाड़ी चढ़ के और जब तिरंगा झंडा फहराया और जो जोर से कहा कि ये दिल मांगे मोर, रेडियो सेट पे हम सुन रहे थे। और जब वो पाकिस्तान पे हमला करके वहाँ से पीछे से, जिधर से सामने से हमला किया और पाकिस्तान के पीछे से निकल रहे थे, हम यहाँ से मशीन गन लगा रखे थे। जो बच के भाग रहे थे उनको मीडियम मशीन गन से एक एक करके उड़ाया। और जब बंकर्स पे पहुँच के जब हमला किया, जब इंसान मरने लगता है या कोई उसको मार रहा होता है, उसकी आंखों में मौत का डर होता है। उनको मारा, काटा, उड़ा दिया, क्योंकि उसने मेरे साथियों को उड़ाया था। एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेंटीमीटर, एक एक mm का फर्क पड़ता है। साथ में हम थे, उन्होंने, पाकिस्तानियों ने पूरी मशीन गन एक छोटे से बर्फ के पैच पे लगा रखे थे क्योंकि वहाँ पानी नहीं था पीने के लिए। बर्फ को थोड़ा पिघला के हम थोड़ा सा पानी बना लेते थे। और जो केरोसिन के एक थोड़ा स्टोव था, केरोसिन का टिन कैन लेके हम कर रहे थे। थोड़ा उसको पानी बनाने के लिए बर्फ़ का एक टुकड़ा सा उठा के लेके आए। जो बर्फ़ के नज़दीक जाता था मशीन गन से जोर से फायर करते थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मैंने एकदम से खींचा। अगर मैं 1 सेकंड पीछे होता मेरे साथी का सर उड़ जाता। तभी पाकिस्तान रॉकेट से जोर से मारा, जिस पत्थर के सहारे में बैठा हुआ था, कि हमारे पर छत नहीं थी ऊपर, जिस पत्थर के सहारे पहाड़ में बैठा हुआ था उसमें एकदम से धमाका हुआ, पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया। यदि हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सर भी उड़ चुका होता। वहाँ पर एक पल, 1 सेंटीमीटर जिंदगी और मौत का फैसला करता है। और ऐसे में जो पानी बना लिया, तो जो केरोसिन का टिन था उसके ऊपर बर्फ़ पिघला के ऊपर हल्का हल्का केरोसिन तैर रहा है और हमने अपनी नाक बंद करके वो पानी पी के
अपने साथियों में बांटा, 2-2 4-4 घूंट लेके चलो ठीक है और आगे लड़ते हैं। कुछ आटा था, आटे को जेब से निकाला, थोड़ा उसी पानी में गीला किया और उसी केरोसिन की टीन के ऊपर ऐसे गर्म करके ठीक है टुकड़ा पापड़ बन गया, आधा जेब में रख लिया, आधा पता नहीं जब मौका मिले खा लेंगे। भूख, प्यास, दर्द क्या होता है ये सब महसूस किया है, सब देखा, और ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। हमारे उस्ताद, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे गुरु, जिन लोगों ने जो कुछ सिखाया था हर चीज़ वहाँ पर काम आई। जब ऐन वक्त आता है, जब ज़िंदगी और मौत का फैसला करने के वक्त आता है, तो ऐसे के अंदर आपकी जो जो चीज़ आपने बचपन में कभी सीखी होती हैं, ऐसी कभी कहानियाँ सुनी होती हैं, वही आपको जिंदा रखती हैं। मेरे साथी के जब 6 गोली लग गई, उसने सिर्फ ये बात कही कि मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, कुछ भी करो मेरे परिवार के पास पहुंचे। परिवार मतलब कौन? मेरे भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे, आप सब उसकी ताकत हो। एक एक आप सब जितने बैठे हो, हर कोई, हर उस सैनिक की ताकत है। क्या पता तुम में से कितने बच्चों ने लिख के कभी जवानों को कोई चिट्ठी लिखी हो, राखी बांधी हो, कभी ऐसे मिले हो, और ऐसे वक्त के अंदर अगर ऐसी कोई बात याद आ जाए, उसी बात को लेकर उसमें हिम्मत आती है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे लड़ना है। क्योंकि हम कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। हम कहते हैं देश के लिए मरने मिटने की जरूरत नहीं, देश के लिए जिंदा रहने की जरूरत है, ताकि दोबारा जाके उन पाकिस्तानियों को या कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर आता है उस पर हमला कर सके। और आज आपकी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो हमसे पाकिस्तान की तरफ से लड़ते थे, अब पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से। जब तक कि आप लोग जाके आज डिफेंस के अंदर आगे ज्वाइन करेंगे या कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप लोगों के लिए चुनौतियाँ और ज़्यादा होने वाली हैं और बड़ी होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़ें देश की सेवा करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप आर्मी में जाएं या पुलिस फोर्सेस में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं। और ऐसे ही जब आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे, पूरा देश एक मुट्ठी में बनेगा और कभी कोई हमारे देश के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, अपने घरों में, अपने आसपास में। बस ध्यान रखें कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सबका सम्मान करें। आप सब ने यूनिफॉर्म पहनी, एनसीसी, देश की सच्ची सेवा करने का आप लोगों ने कसम खाई है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सबकी इच्छाएं पूरी हों, आप देश सेवा करें। और ऐसे मौके जब हम कारगिल विजय दिवस या आर्मी डे या ऐसे दिवस मनाते हैं, तो इसको अपने साथ रखें और हर दिन, हर रोज़ अपने छोटे छोटे कर्मों से पूरे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लड़ाई लड़ते समय, चाहे राजपूतान राइफल्स हो, चाहे जैकरिफ हो, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट हो, आर्टिलरी, एयरफोर्स, हर किसी ने अपना अपना योगदान दिया। उस मोची का योगदान, जब हम जूते पहन के ऊपर पहाड़ों में चढ़ रहे थे, उसने हमारे जूते सही से उसने कील लगाई थी, उसने सही जूते बनाए थे हमारे। उसका योगदान भी उतना ही बराबर जितना कि हम ऊपर चढ़ के दुश्मन को खत्म कर रहे थे। तो किसी का भी जो कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, वो डायरेक्ट देश की तरफ जाता है। ऐसे में जब हम राजपूतान राइफल्स के साथ में जब आखिरी 28 जून की बात है, जब लड़ रहे थे और आखिरी हमला टोरोनिंग होने के बाद में हम बाईं तरफ से आगे बढ़ रहे थे और राजपूतान राइफल्स दाहिनी तरफ से। पाकिस्तानियों को पता था कि आज उनके आखिरी रात है। बफोर्स का बहुत जोरदार हमला हुआ, पता नहीं चल रहा गोली कहाँ से आ रही है, हम पाकिस्तान वाले मार रहे हैं कि हम मार रहे हैं, और हमारे ऊपर से गोले जा रहे हैं और हम नीचे से क्रॉल करते हुए पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, यहाँ से लेकर आखिरी जो बच्चा बैठा है यहाँ तक पहुँच गए, एकदम से हमने फायर रोका। ग्रेनेडियर्स लेफ्ट से आ रहे थे और राजपूतान राइफल्स लेफ्ट से, राइट से। तभी जब हमने फायर रोका और वहाँ से हमला हुआ, जिसके अंदर कैप्टन विजयन थापर, लेफ्टिनेंट कैंगरूजे, मेजर आचार्य और 10-12 जवान उस अटैक के अंदर एक के बाद एक अटैक करते हुए उन्होंने वहाँ शहादत प्राप्त की।
बहुत ही खतरनाक अटैक था जिसके अंदर न जाने कितना गोला बारूद वहाँ पर पूरा पूरा पहाड़ पे आग लगा दी, पूरा बर्फ सब पिघला दी वहाँ पर। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब पाकिस्तानी तुरंत वापस से काउंटर अटैक करते हैं, हमें आदेश मिला कि इमीडिएटली जाके हमें उनके बंकर सब ऑक्यूपाई करने, इससे पहले कि पाकिस्तानी दोबारा आ जाए। तो ऐसे ही मौके के अंदर जब मैं ऊपर अपने जवानों के साथ नीचे चढ़ने लगा, हम भूखे प्यासे थे, बहुत पीछे लंबी लाइन लग गई थी। मैंने कहा कि जब तक ये सब इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, तो मैंने जीसी साहबान को कहा कि साहब आप सबका इंतजार कीजिए, इकट्ठा कीजिए और जब रेडियो सेट पे बता दीजिए। मैं अपना पैक्स वहाँ छोड़ के आगे बंकर पे पहुँचा, देखा पाकिस्तानियों की 3-4 की लाशें गिरी हुई थी। उन्होंने उनके स्लीपिंग बैग वहाँ रखे थे और उन्होंने अपने जो बंकर है उसके आगे आईडी माइन लगा रखी थी। कुछ भाग रहे थे, भागते हुए गोलियाँ मारी और पता नहीं हमारी तरफ से गोली थी कि किन की तरफ से गोलियाँ आ रही थी। तभी रेडियो सेट पे मैसेज मिला कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा मैं रास्ता देख लिया, रात के 11-11:30 बजे थे उस समय और कोई रास्ता था नहीं। जैसे नीचे उतरने लगा तो पाकिस्तानियों ने चारों तरफ अपने एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछा रखी थी, बिछा के रखी, सब जगह ऐसे फेंक रखी थी। तो 10 एक कदम नीचे आया तो एकदम जोर से धमाका हुआ। मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ, मैं गिरा। कुछ सेकंड्स के बाद एकदम पैर में बहुत दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो मैं महसूस करने की कोशिश की क्या हुआ। हाथ लगा के जैसे घुटने के नीचे देखा था, घुटने के नीचे पैर नहीं था। और ये इतना भयानक दर्द हुआ, चीखने लगा। हाथ लगाया, हड्डी, मांस फटा हुआ था, हड्डी लटक रही थी। तुरंत समझ गया कि मेरा एक पैर चला गया है। मैं जब जोर से चिल्लाया तो मेरे साथियों ने न जाने क्या सोचा। उन्हें लगा कि शायद सौरव कालिया को जैसे पकड़ लिया था और उनको पाकिस्तानी टॉर्चर कर रहे थे। हो सके कैप्टन सागवान को भी, हमारे लीडर को पाकिस्तानी पकड़ लिया और वो उनसे टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे वो चिल्ला रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लड़ाई में ये देखने को मिला। जहां से मैं उन्हें बोल रहा था, चिल्ला रहा था दर्द के मारे, उन्होंने मेरी ही डायरेक्शन के अंदर मशीन गन लगाई, फायर करना शुरू कर दिया। जब बीच में थोड़ा सा समय मिला तो मैं जोर से चिल्लाया कि यहाँ माइन में मैं फंसा हुआ हूँ। तो जब उनको समझ में आया कि हालात ये है, आगे बढ़ने लगे। लेकिन ऐसा टाइम इतना ज़्यादा कीमती था वहाँ पर कि मैंने कहा कि नीचे ज़मीन पे पैर मत रखो, पत्थरों पे पैर रख के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ पूरी माइन फील्ड है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप में से ये कितने बंदे सभी बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से पूरी इस स्टेज पे माइन फील्ड बिछी हुई है, किसी भी कदम आप उड़ सकते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी ट्रेनिंग है, एक दूसरे के लिए सहारा जो हम कभी छोड़ते नहीं हैं, वो जवान आगे बढ़े, पत्थरों के पैर रखते हुए पहुँचे। इमीडिएटली हमने अपने जो बंकर्स थे उनको ऑक्यूपाई करने की पोजीशंस लगाई कि इस जगह हमें ऑक्यूपाई करना है। और तभी आगे बढ़ते हुए जवानों ने कहा कि साहब ये क्या हो गया। कोई बात नहीं। जब तक कि वो मेरे पास पहुंचते, मैं अपनी फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग निकाली, पट्टी से अपने पैर को और हड्डी और मांस को टाइट बांध लिया ताकि अधिक खून ना बहे। मुझे पता था अगर मैं बेहोश हो गया तो दोबारा कभी जिंदा नहीं उठूंगा और मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ था। बंकर्स को ऑक्यूपाई किया, कैप्चर किया और अपनी गन पोजीशन लगाने के बाद में कमांडिंग ऑफिसर साहब को नीचे रिपोर्ट दिया कि हमने मिशन पूरा कर लिया है, हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई है। और एक और छोटी सी बात बतानी है। जी उनका क्या है, एक माइन ब्लास्ट में मेरा दाहिना पैर उड़ गया है। तो बोले ये क्या हो गया, टास्क पूरा हो गया। वो मेरे बहादुर जवान मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा था हम आपको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। 3-4 जवान आज तक मुझे याद है किस तरह से ऊपर पहाड़ 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों से मुझे अपने कंधों पे, हाथ पे किस तरह से वो नीचे उठा के लेके आए, क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा था। उन्हें पता था कि यदि उन्हें कुछ हो गया तो ये मेरा ऑफिसर मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। और मुझे इस बात का भरोसा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये मुझे कभी जिंदा पीछे नहीं छोड़ेगा। ये आपस का एक विश्वास, जिंदगी और मौत का विश्वास, ये जज्बा, ये ट्रेनिंग कि वी नेवर लीव आवर मेन बिहाइंड, ये इंडियन आर्मी की ताकत है, इस यूनिफॉर्म की ताकत है। 8 घंटे बाद पहला पेन किलर इंजेक्शन मिला और इतने
दिन लड़ने के बाद जब हॉस्पिटल में नीचे पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि सर आप मुंह अपना फेर लीजिए, क्योंकि मैं आपके पैर की पट्टी है इसको निकाल रहा हूँ और आप देख नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि उस्ताद, जो पट्टी आप खोलने वाले हो ये पट्टी मैंने अपने हाथ से बांधी है, चिंता मत कीजिए, आप खोलिए। उसने ड्रेसिंग किया, तभी मेरा एडजुटेंट मेजर अजीत सिंह मेरे पास पहुंचा। सांगवान, क्या हुआ, तुझे क्या चाहिए? मैं देखता रहा उसको, बहुत भूख लगी है। तो और मैं कहा, तो बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा? तो अभी भी ये सोच रहा है। मैं कहा, सर बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा? तो इस तरह के विचार। और फिर मैं कहा कि वो मेरा मिशन का, पर चिंता मत कर, सब कब्जा हो गया है, तिरंगा झंडा फहरा दिया है। एक सेटिस्फैक्शन कि मैं जिस जगह जिस मिशन पे गया, यदि कुछ हुआ तो मुझे हुआ, मैंने मेरे जवानों को सेफ रखा। तो ये एक जो जिंदगी भर आखिरी सांस तक ये मेरे मन में वो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं अपने जवानों को सेफ रख सका। वहाँ से लेकर वापस मुझे नीचे आए, ऑपरेशन किया, और फिर बाद में श्रीनगर और दिल्ली। पूरी लड़ाई, 2 महीने लड़ाई के अंदर कभी मेरे परिवार से कभी बात नहीं हो पाई। आखिरी दिन जब लड़ाई पे जा रहे थे, उस दिन पहली बार, एक ही बार मेरी पत्नी से बात हुई। उन्होंने बस ये बताया कि मैं ठीक हूँ और मिशन पे जाना है। उसके 48 घंटे बाद हॉस्पिटल में तो एक बस बात हुई कि अब चोट लगने की वजह से नीचे आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे बहादुर जवान लड़ाई लड़ रहे हैं उस सीमा पर, उनसे ज़्यादा बहादुर उनके परिवार, माताएं, बहनें, वो असली ताकत है। क्योंकि जब तक पूरा परिवार साथ ना हो, जब तक आपके बच्चे, आपका परिवार, बीवी, माँ, भाई, बहन साथ ना हो, अगर वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनके मन पे क्या बीत रही होगी कि उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के आपको आगे वहां भेजा हुआ है। और यही एक संबंध है, यही एक देशभक्ति का जो जज्बा है आपके में और आपके परिवारों में, जो कि अपने देश को इतना महान बनाता है। और बाकी वापस आने के बाद जिस तरह से पूरे देश ने स्वागत किया और पूरे देश ने सपोर्ट किया, तो एक पल भी कभी ये नहीं महसूस हुआ, एक पल भी कभी ये नहीं लगा कि मेरा एक दाहिना पैर नहीं है या मुझे कुछ हुआ है। बिकॉज ये कोई ऐसी कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं। आपने देखा होगा ओलंपिक, पैरालंपिक लोग बहुत खेलते हैं, तो वही चीज़ ऐसे करते हुए एक के बाद एक, चाहे मैं खेल के मैदान में हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, जो जज्बा एक झंडा फहराने में हमारी पोस्ट पे होता है, वही जज्बा, ऐसा ही जज्बा जब हम कोई गोल्ड मेडल जीत के अपने देश के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगीत गाया जाता है, वही एक जज्बा। तो मैं वो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ, जो कि जिसने वर्दी के अंदर भी अपने देश की सेवा कर पाए, और वर्दी के बाद स्पोर्ट्स की दुनिया में, पैरालंपिक्स के अंदर भी अगर देश का नाम वो झंडा फहरा सका, तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। तो ऐसे में आगे बढ़ते हुए, चाहे अब माउंटेनियरिंग करते हुए, चाहे माउंट एवरेस्ट पे अपनी टीम को ऊपर लेके गए, ये सारी ताकत कहाँ से आती है? अपने परिवार से आती है, अपने देश से आती है। और आप सब उसके काबिल हो, आप सब में वो क्षमता है कि अपने देश के लिए जो चाह कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और आप सबको दुआएं देता हूँ कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, अपने आप को इस देश सेवा में समर्पित करो। और ज़रूर जहाँ कहीं भी जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर पाए, आपके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से भी देश हमेशा तरक्की करेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि और एक बार फिर से पुनः यूनिवर्सिटी ने जो हमें सम्मानित किया, हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए प्रोफेसर आपका और पूरे फैकल्टी बच्चों सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपका अपने परिवार